आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के चौथे पार्ट में डिस्कस करेंगे शून्य कूट की अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कूट की अभिक्रिया के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो पढ़ा गया है उसी में से कुछ बिंदुओं को छांटेंगे, वही शून्य कूट की अभिक्रिया के लक्षण होंगे। जैसे नंबर 1 है, शून्य कूट की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि शून्य कूट की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर बराबर वेग स्थिरांक के गुणे अभिकारक की सांद्रता पर पावर शून्य लगाते हैं। अभिकारक की सांद्रता पर पावर जब शून्य लग जाएगा तो ये मान 1 के बराबर हो जाएगा, अर्थात अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया के वेग का कोई असर नहीं होगा। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभिकारक की सांद्रता घटाएंगे तब भी अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी शून्य कूट की अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यानी रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0। दूसरा लक्षण है, शून्य कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये अभिक्रिया की दर की बात की गई है, यहाँ अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की बात की गई है। अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, जबकि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल माने इस शून्य कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a के समानुपाती होता है, मतलब इस पर निर्भर करता है। जहाँ a इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। तीसरा है, शून्य कूट की अभिक्रिया का वेग और उसका वेग स्थिरांक दोनों बराबर होता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणे अभिकारक की सांद्रता का पावर 0। तो जब पावर 0 लग गया तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारक की ये अभिक्रिया की वेग स्थिरांक के बराबर होगा। यानी अभिक्रिया का वेग रेट बराबर हो गया रेट कांस्टेंट के। अर्थात ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट हैं। पूछा जाता है कि अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर है, अभिक्रिया की कूट क्या होगी। तो जिस अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है वह अभिक्रिया शून्य कूट की होती है। अतः शून्य कूट की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक की इकाई भी समान होती है। जब दोनों के वैल्यू सेम हो जाएंगे तो दोनों की यूनिट भी सेम हो जाएगी। यानी शून्य कूट की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक दोनों की इकाई बराबर होती है, समान होती है। यह भी पूछा जाता है कि एक अभिक्रिया ऐसी है जिसका वेग और वेग स्थिरांक दोनों समान है, उस अभिक्रिया की कूट क्या होगी। तो उस अभिक्रिया की कूट शून्य होगी। चौथा लक्षण है, शून्य कूट की अभिक्रिया x बराबर kT समीकरण का पालन करती है, जो शून्य कूट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण है। अब इसका पांचवा है लक्षण, अगर शून्य कूट की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता A0 और समय के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका स्लोप यानी अंतःखंड -k के बराबर होता है और इंटरसेप्ट ये सारी प्रवणता जिसको स्लोप कहते हैं ये k के बराबर होता है और इसका अंतःखंड इंटरसेप्ट इस A0 के अर्थात अभिकारक की ये सांद्रता के बराबर होता है। तो इस तरह से शून्य कूट की अभिक्रिया के 5 मुख्य लक्षण हो गए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कूट की अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कूट की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए dx/dt बराबर k और अभिकारक की सांद्रता पर घात 1 लगा देते हैं। तो घात 1 लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है। तो किसी भी अभिक्रिया को फर्स्ट ऑर्डर बनाने के लिए अभिकारक की जो सांद्रता होती है उस पर घात 1 लगा दिया जाता है।
तो इसी समीकरण से ही इसको परिभाषित कर लेंगे कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन dx/dt इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का अपघटन इस समीकरण के अनुसार होता है। इसके लिए अभिक्रिया का दर समीकरण लिखना होगा, तो लिखेंगे dx/dt बराबर k और इसी N2O5 का कंसंट्रेशन कर देंगे, माने N2O5 को स्क्वायर ब्रैकेट में लगा देंगे, पावर 1 हो जाएगा और जो पावर होगा वही अभिक्रिया की कोटि होगी। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 माने H2O2 का अपघटन। H2O2 का अपघटन इस समीकरण के अनुसार होता है जिसमें 2 H2O2 अपघटित होकर के 2 H2O और एक ऑक्सीजन बनाते हैं। ये अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया है। इसके लिए रेट हो जाएगा dx/dt इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H2O2। यहाँ पावर 1 रहेगा, यहाँ 2 है लेकिन इससे 2 से मतलब नहीं है क्योंकि अभिक्रिया की दर प्रायोगिक होती है, प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी यहाँ लिख सकते हैं प्रयोग द्वारा निर्धारित, प्रयोग द्वारा निर्धारित, यहाँ भी लिख सकते हैं प्रयोग द्वारा निर्धारित। यानी प्रयोग द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि अभिक्रिया की दर dx/dt इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 का पावर 1। यहाँ 2 है, इस 2 से मतलब नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि यहाँ 2 अणु H2O2 के हैं लेकिन एक ही अणु का सांद्रण परिवर्तित हुआ, तो जितने का सांद्रण परिवर्तन होता है वही यहाँ पर घात लगता है। कितने अणुओं का सांद्रण परिवर्तन हो रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं, ये नहीं जाना जा सकता है, ये प्रयोग द्वारा बताया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि प्रयोग द्वारा निर्धारित। तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, यानी चीनी का जल अपघटन। चीनी का जल अपघटन इस समीकरण के अनुसार होता है। ये समीकरण पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि इस अभिक्रिया के लिए dx/dt इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ केन शुगर का पावर 1 हो जाएगा एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2O का पावर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो कोटि 1 होगी, यानी ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुआ। यानी ये तीनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए, जिसमें ये तीसरा एग्जाम्पल कई बार पहले भी पढ़ाया जा चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक या प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शून्य कोट और प्रथम कोट इन दोनों में से कोई एक इम्तहान में अक्सर पूछा जाता है। तो शून्य कोट की बात तो हम कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का समाकलित वेग स्थिरांक का व्यंजक। इसके लिए कोई एक अभिक्रिया मान लेंगे। मान लिया ये अभिक्रिया प्रथम कोट की है जिसमें अभिकारक A उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब इसमें करेंगे कि मान लिया अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इज A0 स्मॉल a, यानी अभिकारक A की प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a है। तो प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a हुआ तो उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। किसी भी अभिक्रिया के लिए प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता हमेशा 0 लिखी जाती है। अब t समय के पश्चात अर्थात कुछ समय के बाद इसमें से इस A में से x मोल क्रिया कर लिया तो यहाँ बचा A-x और जितना एक क्रिया करेगा उतना यहाँ उत्पाद के रूप में बनेगा। अगर x क्रिया करता है तो यहाँ x बनेगा। तो t समय पश्चात यानी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t ये बच रहा है A-x और उत्पाद बन रहा है स्मॉल x। अब अभिक्रिया की दर dx/dt समानुपाती A-x का पावर 1 हो जाएगा। ये आप प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। dx/dt बराबर k इंटू A-x, A-x को नीचे कर देंगे तो dx/
ए माइनस एक्स बराबर के डी टी, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण नंबर 1 का समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद ये समीकरण प्राप्त होगा। फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस लाग बेस ई लिखा जाएगा, माइनस लाग बेस ई ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, जहाँ सी समाकलन स्थिरांक कहलाता है। अब जब t बराबर 0 तो x बराबर 0 लिखेंगे, यानी t बराबर 0, t यहाँ से लेंगे, यानी जब समय शून्य था, अर्थात प्रारंभ अभिक्रिया जब प्रारंभ हो रही थी, तो प्रारंभ होने के समय में टाइम शून्य होता है, t शून्य होता है। तो जब टाइम t शून्य रहेगा तो उत्पाद की सांद्रता भी शून्य रहेगी। मतलब ये हुआ कि अगर अभिक्रिया अभी प्रारंभ ही नहीं हुई तो उत्पाद कहाँ से बनेगा, उत्पाद की सांद्रता शून्य होगी। तो लिखेंगे जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो t और x इन दोनों के मान इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, यानी x के जगह पर 0 रखेंगे, t के जगह पर 0 रखेंगे, तो ये प्राप्त होगा समीकरण माइनस लाग ई बेस ए माइनस 0 बराबर k इंटू 0 प्लस सी, अर्थात माइनस लाग बेस ई ए बराबर सी हो जाएगा, यानी सी का मान हो गया माइनस लाग ई बेस ए। इस सी के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो प्राप्त होगा माइनस ई बेस लाग माइनस लाग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी माइनस लाग ई ए, यानी के टी बराबर हो जाएगा लाग ई ए माइनस लाग ई ए माइनस एक्स, यानी के टी बराबर लाग ई अपान ए माइनस एक्स। फिर टी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो के बराबर 1 अपान टी लाग ई ए अपान ए माइनस एक्स। अब लाग बेस ई बराबर होता है 2.303 लाग बेस 10, लाग ई बराबर 2.303 लाग बेस 10, ये बराबर होता है, यानी लाग ई के जगह पर 2.303 लाग बेस 10 लिख देंगे तो समीकरण हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लाग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यही समीकरण 3 होगा। यह समीकरण 3 प्रथम कूट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण या समाकलित वेग स्थिरांक का समीकरण कहलाता है। पूछा जाता है कि प्रथम कूट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए। तो सन्निहित पद इसमें k है, t है, a है, a माइनस एक्स है, जहाँ k बराबर है प्रथम कूट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, a माइनस एक्स बराबर है t समय पश्चात अभिकारक की शेष सांद्रता, बची हुई सांद्रता। ये विशेष ध्यान देना है न्यूमेरिकल के टाइम में कि a माइनस एक्स क्या है। a माइनस एक्स अभिकारक की t समय के पश्चात बची हुई सांद्रता है, शेष सांद्रता है, और स्मॉल a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। इस प्रकार से प्रथम कूट की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण की व्यंजक की व्युत्पत्ति होती है। अब बात करेंगे प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो प्रथम कूट की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए हम प्रारंभ करेंगे प्रथम कूट की अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण से। तो प्रथम कूट की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी लाग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जहाँ k बराबर है प्रथम कूट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, स्मॉल a प्रथम कूट की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस एक्स t समय पश्चात अभिकारक की बची हुई सांद्रता है। अब t के जगह पर t हाफ कर देंगे और x के जगह पर a/2 कर देंगे, जैसा कि शून्य कोटि में किया गया था। मतलब ये हुआ कि ये t तो कुल टाइम है, कुल टाइम को जब अर्ध आयुकाल मान लेंगे यानी t हाफ मान लेंगे
तो t समय में जो सांद्रता परिवर्तित होती थी वो x थी। अब वह जब t हाफ हो जाएगा तो x जो है प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। तो t की जगह पर t हाफ रख देंगे और a की जगह पर x की जगह पर a/2 रख देंगे। तब समीकरण हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log बेस 10 a अपॉन a माइनस a/2। अब एक a में से आधा a घटाएंगे तो आधा a बचेगा, मैंने a/2 बचेगा। a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। तो अब ये समीकरण हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ इंटू 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693, यानी k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ या टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन k। यानी प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल बराबर हो गया 0.693 बटे प्रथम कूट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब इस प्रथम कूट की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का कोई पद नहीं है, अर्थात इस समीकरण में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का कोई पद नहीं है। इसलिए प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि किसी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, वह अभिक्रिया किस कूट की होगी। तो इस तरह से ये प्रथम कूट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल हुआ जो 0.693 अपॉन k के बराबर हुआ।